नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आखिरकार देखिए वो समय आ ही गया। आज है 5 अगस्त। मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट किया था कि 5 अगस्त को मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आऊँगा जिसमें जो हमारा सेल और बैटरी पर होगा और एक ही क्लास में बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फाउंडेशन बैच का एक पार्ट है और वन शॉट एमसीक्यू सॉल्यूशन है। इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें जो सवाल है बहुत ही नेक्स्ट लेवल के, बहुत ही अलग अलग प्रकार के सवाल देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें जो कंटेंट मैंने बनाया है, कल पूरा रात दोस्तों इस क्लास को मैंने दिया है बनाने के लिए और पूरी रात मैंने जगा है। अभी भी मुझे बहुत ताबड़तोड़ तरीके से नींद आ रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी अब इतना मेहनत हुआ है आप लोगों के लिए, तो ये क्लास आप तक पहुंचाना भी मेरा काम है, ठीक है ना। तो हर एक प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत कुछ सीख करके आप जाएंगे। और इस क्लास का PDF भी आपको मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे, पूछते रह जाएंगे कि सर PDF कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा। तो इस क्लास को प्यार ज़रूर मिलना चाहिए, इस क्लास को स्नेह ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है ना। मुझे प्यार मिले या ना मिले, इस क्लास को मिलना चाहिए। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अपार्टमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति अपने ई स्कूटर को चार्ज करने के योजना बना रहा है, जिसमें एक अलग की जा सकने वाली बैटरी है। और ई स्कूटर को चार्ज करने का सबसे आसान तरीका क्या है बताइए। ई स्कूटर होता है, ई रिक्शा होता है। आज के टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन बहुत ज़्यादा बनने लग गए हैं ना। ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब है आपके इलेक्ट्रॉनिक से। अब इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई भी सामान लगा हुआ है, किसी मशीन कोई लगा हुआ है इंजन में, तो इसको सप्लाई कहाँ से दिया जाएगा? बैटरी के माध्यम से दिया जाएगा, है कि नहीं। तो बैटरी को चार्ज करने का सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है? सिंपल प्रोसेस ये है कि जो हमारा ई स्कूटर है इसको किसी निर्दिष्ट खुले स्थान में चार्ज करें। कहाँ पर चार्ज करें? खुले स्थान में। क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी से क्या निकलती है? बैटरी से निकलती है हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस की सबसे खराब बात यह है कि ये ज्वलनशील होता है ना। ये क्या होता है? ज्वलनशील होता है। किसी भी अवरोध या खतरे से दूर रखें, है ना। खतरा से हमें दूर रख करके इसको चार्ज करना है। और जो हमारा चार्जर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, वो आपका 750 mm हाइट पर लगा होता है। ये कम से कम इतना हाइट पर चार्जर को स्थापित किया जाता है, फिर उसको चार्ज की जाती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A आंसर इसका हो गया, है ना। ये हमारा पहले सवाल का जवाब था। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर मॉनिटरिंग करंट फ्लो इन बोथ डायरेक्शन इन ए बैटरी सिस्टम। जो बैटरी सिस्टम है इसमें दोनों दिशाओं में करंट प्रवाहित की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एमीटर सबसे उपयुक्त है? ये जो बैटरी सिस्टम है ये एक प्रकार का चार्जिंग सिस्टम है और चार्ज करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ये हमारा है स्थिर वोल्टेज विधि। स्थिर वोल्टेज विधि। आप कहेंगे कि सर कैसे पता आपको कि स्थिर वोल्टेज विधि है? तो आपको भी ये बातें पता चल जाएगा। आप भी ऐसा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो प्रश्नों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार का चार्जिंग सिस्टम है ना। तो बैटरी सिस्टम में दोनों प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी निगरानी के लिए हम एम्पियर मीटर लगाते हैं। वो कौन सा एम्पियर मीटर है? वो है हमारा शंट एम्पियर मीटर। कौन सी होती है? शंट एम्पियर मीटर। सर शंट एम्पियर मीटर का और काम क्या है? शंट एम्पियर मीटर का और काम होता है कि ये देखिए, ये चार्जिंग की निगरानी करता है। किसकी? चार्जिंग की निगरानी करता है ना। यानी कि कितना धारा इसमें से फ्लो हो रहा है। चार्जिंग की निगरानी मतलब कि बैटरी के अंदर कितना चार्ज है, या फिर
बैटरी के अंदर कितना चार्ज जा रही है, आवेश कितना जा रही है बैटरी तक, वो बताएगा। चार्जिंग की निगरानी इस प्रकार से करता है। साथ ही ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। किस चीज़ से? ये ओवर चार्जिंग से। ये किससे सुरक्षा प्रदान करेगी? ओवर चार्जिंग से, ठीक है ना। अगर बैटरी ओवर चार्ज हो गया तो इसमें से खतरा बन सकता है। खतरा का कारण क्या है? ओवर चार्जिंग। तो ओवर चार्जिंग से सुरक्षा कैसे प्रदान होगी? ये एमीटर सुरक्षा प्रदान करती है ना। यानी कि हमें ये बताती है कि एम्पीयर मीटर में जो करंट पढ़ने के लिए उसमें जो रीडिंग शो होती है, अगर बैटरी आपकी फुल चार्ज होने की कंडीशन में हो जाएगी तो एम्पीयर मीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई बैटरी के अंदर अब चार्ज नहीं जा रही है, आवेश नहीं ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है ना। अब फुल चार्ज होने के बाद भी अगर चार्जर लगा हुआ है बैटरी में तो बैटरी क्या हो जाएगी? ओवर चार्ज हो जाएगी, और ओवर चार्ज से बैटरी के फटने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, चार्जिंग की निगरानी करती है, और करंट की रीडिंग बताती है। और क्या बताती है? ये रीडिंग बताती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि दोनों दिशाओं में जब करंट फ्लो होता है तो एम्पीयर मीटर ये निगरानी करती है, और शंट एमीटर इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? ये हो गया स्थिर वोल्टेज विधि द्वारा ये चार्ज करने की बात कर रहा है। अलग अलग तरीके से हम चार्ज करते हैं बैटरी को, कभी कांस्टेंट करंट को करते हैं, कभी कांस्टेंट वोल्टेज को करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग से भी हम चार्ज करते हैं, बूस्टर चार्जिंग, ये अलग अलग प्रकार के चार्जर यूज में आते हैं ना। चलिए, एक बहुत ही आसान सा सवाल है, और ये सवाल ये भी इसरो का ही है कि एडिशन सेल की रीड प्लेट किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है? ये देख पा रहे हैं आप एडिशन सेल, कुछ इस प्रकार का एडिशन सेल आपको देखने को मिलेगा, है ना। एडिशन सेल का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम होता है निकल आयरन सेल। कौन सी सेल है ये? निकल आयरन सेल। ये इसका क्या है? ये इसका दूसरा नाम है, निकल आयरन सेल। इसकी रीड प्लेट किसकी बनी होती है? ये होती है रीड प्लेट पीबी, है ना। ये इसका रासायनिक नाम है, यानी कि स्पंजी लेड। इसको अगर ऑप्शन में लिखा रहे स्पंजी लेड तो आप लोग समझ जाइएगा कि वही लेड की ही बात हो रही है। ये पॉजिटिव, ये अच्छा निगेटिव टर्मिनल की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? निगेटिव टर्मिनल की। अगर ये बोल दे कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना होता है, पॉजिटिव टर्मिनल किसका होता है, तो लेड परऑक्साइड का, लेड परऑक्साइड, यानी कि PbO2, लेड परऑक्साइड का। किसका होगा ये? PbO2 का। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। एडिशन सेल का रीड प्लेट किसका बना होता है? एडिशन सेल का रीड प्लेट बना होता है Pb का, है ना। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर देखिए, आपको इसका प्रयोग के बारे में अगर बताएं तो प्रयोग देखिए माइंस में जो गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, माइंस के गाड़ियों के इंजन को सप्लाई देने के लिए, इंजन में, है ना। इसके अलावा जो आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे जो होते हैं ना, रेलवे का जो सिग्नल होते हैं, उन रेलवे सिग्नल में, कहाँ पर? रेलवे सिग्नल को आपूर्ति देने के लिए, आपूर्ति देने हेतु इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो अलग अलग स्थान पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि रेलवे सिग्नल आप लोगों ने देखा हो ना, अलग अलग प्रकार के रेलवे सिग्नल होते हैं, रेड, येलो। तो उसको सप्लाई कहाँ से मिलती है? एडिशन सेल से मिलती है। और फिर माइंस में जो गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर इसका प्रयोग की जाती है। ये जो माइंस में गाड़ियों के इंजन में जो प्रयोग बता रहा है ना, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये बैटरी मैकेनिकली रूप से, है ना, यांत्रिक शक्ति के बारे में बताता है। बैटरी मैकेनिकल रूप से पावरफुल है ना, टूटने का खतरा नहीं है, गिर जाएगा तो खराब होने का खतरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेड स्पंजी लेड निगेटिव, लेड परऑक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल इसके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संचायक सेल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संचायक सेल है? संचायक का मतलब क्या हो गया? अक्यूमुलेटर, है ना, अक्यूमुलेटर। ये होता है संचायक। सबसे पहले आपको जानना होगा कि संचायक का मतलब क्या होता है। देखिए
जो आपकी संचायक है, इसका मतलब ये होता है कि जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे, रासायनिक में, या नहीं, और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। ये होती है हमारी संचायक का मतलब। यानी कि दोनों तरीके से, यानी कि ये रिचार्जेबल बैटरी होना चाहिए, वही संचायक सेल है। अब सिल्वर ऑक्साइड सेल, क्या हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्राइमरी सेल है। कौन सी सेल है? प्राइमरी सेल है। लिथियम सेल, इसको भी नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जब कंपनी एक बार इसको मैन्युफैक्चर करती है तो मार्केट में पहुंचाने से पहले उसको ये चार्ज कर देती है, ठीक है ना। आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी सेल को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन जो कंपनी ने एक स्टैंडर्ड जो रूल बनाया हुआ है, उस रूल के तहत अगर आप चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, है ना। कार्बन जिंक सेल, ये भी प्राइमरी सेल है। निकल आयरन सेल, यही सेकेंडरी सेल है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, रासायनिक को विद्युत में बदल सकता है। यही हमारा निकल आयरन सेल है ना। निकल आयरन सेल कौन सा है? यही हमारी निकल आयरन सेल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। अभी देखिए, आपको और अलग अलग लेवल के सवाल देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ सीख करके आप जाएंगे, बस आप धैर्य रखना सीखिए और इस पूरे सेशन को देखिए, है ना। पूरा सेशन को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमेशा कंफ्यूज में रहेंगे, ना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा और ना ही आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवालों को हल कर पाओगे। कभी बहुत दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बैटरी के जीवन काल को बढ़ाने में सहायता करता है। बैटरी के जीवन काल को बढ़ाने में सहायता करता है। अब बैटरी का अगर लाइफ टाइम आपको बढ़ाना है तो बैटरी के हेल्थ पे ध्यान देना होगा। और बैटरी का हेल्थ क्या है? नियमित अनुरक्षण, यानी कि रेगुलर आपको मेंटेनेंस करना होगा। जब तक रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, और रेगुलर मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? जैसे कि आपका हो गया साफ सफाई, जैसे कि साफ सफाई। इसके अलावा जो टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल की देखरेख करना आपको पड़ेगा। टर्मिनल लूज तो नहीं है ना। टर्मिनल लूज होगा तो स्पार्किंग होगी, जिससे बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी। और तीसरा है कि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, किसका स्तर? इलेक्ट्रोलाइट का स्तर। जो बैटरी है उस बैटरी के ऊपरी वाली प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो 10 से 15 mm तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को आप डेली चेक कर सकते हैं, टर्मिनल को आप डेली चेक कर सकते हैं। बैटरी की साफ सफाई ये डेली, यानी रेगुलर ये मेंटेनेंस है, रेगुलर मेंटेनेंस है, इसके लाइफ टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक लेड एसिड बैटरी को आप 1500 बार चार्ज, है ना, 1500 बार चार्ज तथा डिस्चार्ज आप कर सकते हैं, डिस्चार्ज किया जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं, इसके बाद इसका जीवन काल एकदम ख़त्म हो जाता है ना। ये लेड एसिड बैटरी के लिए है। अब ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पर? ऑफलाइन में, है ना, ऑफलाइन क्लास में मैंने इस पर बहुत डिटेल से चर्चा किया हुआ है, बहुत ही डिटेल से। नेक्स्ट है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब रासायनिक क्रिया कहाँ कहाँ पर होती है, रासायनिक क्रिया कैसे कैसे होती है ना। बैटरी जब डिस्चार्ज होती है, केवल धन इलेक्ट्रोड में होता है रासायनिक क्रिया, या ऋण पे भी होता है, या धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड दोनों पर होता है। तो रासायनिक क्रिया में तो देखिए दोनों इलेक्ट्रोड भाग लेते हैं,
निगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों भाग लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक चित्र मैंने लगा रखा है, मान लीजिए कि ये लेड एसिड बैटरी है। कौन सी बैटरी? लेड एसिड बैटरी है। इस लेड एसिड बैटरी में हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन डाला H2SO4। क्या डाला है? H2SO4। इसको हम क्या कर रहे हैं कि H2SO4 करके इलेक्ट्रोड डाल करके सप्लाई दे दिया हमने, है ना। अब लोड कनेक्ट कर दिया। अब जो H2SO4 है ये क्या करेगा, H2 जो है ये पॉजिटिव आयंस में इसमें पॉजिटिव आयंस आ जाएगा, SO4 में निगेटिव आयंस आ जाएंगे। कौन से? निगेटिव आयंस आ जाएंगे। और ये आयन आपस में क्या होने लगेंगे, निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, किसकी ओर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, है ना। और जो पॉजिटिव आयन है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, है ना। इस प्रकार से इनका क्या होगा, गति होगा। और आयंस के गति पर ही निर्भर करता है बैटरी का करंट। बैटरी में करंट का प्रवाह कब होगा, जब आयंस फ्लो करेंगे। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा, क्या कि बैटरी में करंट का प्रवाह कैसे होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आयंस होते हैं। आयंस की वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो होता है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है अगला, आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रासायनिक ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है? किस ऊर्जा के सिद्धांत पर? विद्युत रासायनिक ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए। ईंधन सेल, जीनर डायोड। क्या जीनर डायोड पॉसिबल है? नहीं है। ताप वैद्युत यानी कि थर्मोकपल क्या संभव है? नहीं। थर्मोकपल की मदद से हम क्या करते हैं, विद्युत जनरेट करते हैं। सौर सेल या ईंधन सेल? तो क्या होगा, ईंधन सेल होगा। अब सुनिए कहानी ईंधन सेल के बारे में। ये रही ईंधन सेल। सर इसमें ईंधन हम क्या प्रयोग करते हैं? तो ईंधन के रूप में देखिए, इसमें हम ईंधन के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं, H2। क्या है ये? हाइड्रोजन है। ये क्या है हमारा? ये है सर हाइड्रोजन। और कुछ है? हाँ और है ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक है ना। यहाँ पर एनोड किसका बना होता है ईंधन सेल में? ये होता है आपके प्लेटिनम का। किसका होता है? प्लेटिनम का। प्लेटिनम बहुत महंगी धातु है दोस्तों, बहुत महंगी धातु है। इसलिए ये जो हमारी ईंधन सेल है, ये ईंधन सेल कैसा है? बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी होती है ईंधन सेल, हर कोई नहीं खरीद सकता। ठीक है, प्लेटिनम धातु की बनी होती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं? करंट का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से करंट निर्माण होता है। और जैसे एक इंजन होता है, कोई भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए। अब डीजल और पेट्रोल जब जल जाती है, इंजन हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो वेस्टेज होता है वो धुआं के रूप में बाहर निकल जाता है। ऐसे ही H2 और O2 मिलकर के H2O बनता है। क्या बनता है? ये देखिए H2O यानी कि पानी बन जाता है। और पानी बन जाने के बाद पानी को हम क्या करते हैं? यहाँ से देखिए बाहर निकाल देते हैं। पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। ईंधन सेल जो होता है, ईंधन सेल जो होता है ये बहुत अच्छी सेल है, इसकी लाइफ टाइम भी बहुत अच्छी होती है। और एक सेल है PAEC यानी कि ये PAEC जो सेल है ये इतना पावरफुल सेल है कि ये 100 से लेकर के 400 किलोवाट ये पावर क्या कर सकती है? उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है ना। इसलिए इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग किया जाता है, इसका जो यूज है वो की जाती है जेमिनी एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में यानी कि अंतरिक्ष यान में। इसका यूज कहाँ पर करेंगे? अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यान। अब देखिए जो नासा है, नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान में जाने के लिए उन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाया था। उस एयरक्राफ्ट में केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं,
है ना, 2 ही लोग बैठ सकते हैं। और उसको ऑन करने के लिए उसको सप्लाई जो चाहिए वो बहुत हैवी इंजन उसमें होता है, तो बहुत हैवी बैटरी का यूज किया जाता है। वो हैवी बैटरी कौन सा है? PAEC। कौन सा है? इसको कहते हैं फास्फ्यूरिक एसिड ईंधन सेल, है ना, ईंधन सेल, ये इसका क्या है? ये इसका पूरा नाम है। तो इस सेल के प्रयोग द्वारा 100 से लेकर के 400 किलोवाट तक की पावर जनरेट हम इसको कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो दक्षता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 50 से लेकर के 80%, जो कि अगर हम कंपेयर करें स्टीम टरबाइन के साथ, किसके साथ? स्टीम टरबाइन के साथ। तो स्टीम टरबाइन की दक्षता होती है आपकी 40%। मतलब कि स्टीम टरबाइन जो इंजन होता है, जो पावर जनरेट करता है, उससे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। इसलिए आए दिन हो सकता है कि स्टीम टरबाइन की जगह पर हम ईंधन सेल के द्वारा पावर जनरेट करने लग जाएं, है ना, इतना पावरफुल ये सेल होता है। तो ईंधन सेल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईंधन सेल इसकी क्या हो गई? करेक्ट आंसर हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। और इस फ्यूल क्या होता है इसमें, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए, देखिए 5, 6, 7 सवाल हो गए, सबका PDF आपको मिलेगा। बस आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन के PDF आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है कि मरकरी सेल में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट यूज इन मरकरी सेल। एक मरकरी सेल है, उसमें वैद्युत अपघट्ट क्या होता है? जिंक। मरकरी सेल में क्या होता है? जिंक होता है ना। या फिर कास्टिक पोटास भी इसमें यूज़ किया जाता है, मरकरी सेल। इसको हम कहते हैं बटन सेल, इसको बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी EMF होती है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, 1.35 से 1.4 वोल्ट प्रति सेल। अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर है, जिंक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पूर्णतः डिस्चार्ज बैटरी द्वारा संग्रहित ऊर्जा कितना होगा? आपके पास एक सेल है, एक बैटरी है, अगर वो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, उस कंडीशन में बोला जा रहा है कि इसमें स्टोर ऊर्जा कितना है। जब बैटरी के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है, तो स्टोरेज एनर्जी कहाँ से होगा? स्टोरेज एनर्जी 0 हो जाएगी। स्टोरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। और इस समय अगर इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम विशिष्ट गुरुत्व मापें तो कितना होगा? विशिष्ट गुरुत्व 1100 से लेकर के 1140 तक इसका विशिष्ट गुरुत्व हो सकता है। कैसे मापा जाएगा? ये हाइड्रोमीटर के द्वारा पॉसिबल है। हाइड्रोमीटर कितना रीडिंग बताएगी? वो 1.10 या 1.14 तक बताएगी रीडिंग। तो आपको क्या समझ जाना है? बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है। और बैटरी का मतलब कि इस समय इसका रंग कैसा होगा? तो रंग इसका लाल हो जाएगा, यानी कि कलर से भी हम जानते हैं ना कि बैटरी किस लेवल पर चार्ज है, तो रेड रंग हो जाएगा, है ना। पूर्णतः डिस्चार्ज बैटरी का ये कलर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड को इलेक्ट्रोड के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां कमी होती है। जहां कमी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड को कमी बिंदु के रूप में क्यों पहचाना जाता है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको इंग्लिश की तरफ भी जा सकते हैं। किसकी तरफ जा सकते हैं? इंग्लिश की तरफ भी जा सकते हैं। इसका जो आंसर है वो ये होगा कि आपको पता है कि एक बैटरी है, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल होता है ना, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। तो कैथोड में क्या होता है? ऑक्सीकरण, है ना। कैथोड में क्या होता है? ऑक्सीकरण। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, क्योंकि कैथोड जो है ये निगेटिव चार्ज रखता है। कैथोड के अंदर कैसा चार्ज होता है? कैथोड अपने आप में निगेटिव टर्मिनल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा, है ना। इसलिए E के ऊपर माइनस लिखा जाता है। आगे समझ में,
ई के ऊपर माइनस इसीलिए लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा चार्ज है, तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, है ना, कभी भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि कैथोड वह जगह है जहां पर ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है ना, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, मुक्त करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। विद्युत अपघट्य बनाए रखने के लिए कौन सा जल सबसे उपयुक्त माना जाता है ना। ये इतना अच्छा सवाल है, इतना अच्छा सवाल है कि अब इसकी मैं इतनी तारीफ क्यों करूं, क्यों करता हूं इतनी तारीफ, क्योंकि ये पूरे पानी के कंडक्टिविटी के बारे में आपको सिखा देता है, इसलिए ये तारीफ के लायक है, इसीलिए मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ, है ना। ये जो पानी है, ये जो जल है, इसका उपयुक्त माना जाता है विद्युत अपघट्य बनाने के लिए, वो कौन सा है, वो है आपका आसुत जल। कहेंगे सर आसुत जल में, इस पानी में ऐसा कौन सा खासियत है, इससे अच्छा तो मिनरल वाटर है ना। तो मिनरल वाटर यहाँ पर काम नहीं आएगा। कोल्ड वाटर भी है, ये गर्मियों में काम आएगा, है ना। और म्यूनिसिपल वाटर है, जो नगर पालिका वाली पानी होती है, वो तो सबसे महारद्दी पानी होती है। तो आसुत जल, देखिए आसुत जल का मतलब ये हो गया, आप ये समझिए कि कोई एक लेड एसिड सेल है ना, आप ऐसे समझिए, कोई एक लेड एसिड बैटरी है ना। इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, H2SO4 होता है सर, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो इसमें अनुपात होता है, वो कितना होता है, वो होता है 3:1। मतलब कि ये हम समझ सकते हैं कि H2 हम कितना डालेंगे, मान लीजिए कि 3, है ना, और SO4 कितना डालेंगे, 1, ठीक है। इस हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। आसुत जल, इसमें जो विद्युत का चालक होता है वो 1 से लेकर के 2 माइक्रो सीमेंस प्रति सेंटीमीटर होता है। माइक्रो सीमेंस अपने आप में बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए हम इसको लगभग 0% चालकता के बराबर मानते हैं। 0% विद्युत का चालक है, यानी कि आसुत जल से करंट प्रवाह नहीं होता है। तो क्या हम इसको पी सकते हैं सर? बिल्कुल पी सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बताया है कि ये एक पेय जल है, इसको पिया जा सकता है, इसको पिया जा सकता है। तो क्या हम जो 10 रुपये 20 रुपये वाली जो ठंडी पानी आती है ना मार्केट में, क्या उसको हम अपने बैटरी में डाल सकते हैं? तो नहीं डाल सकते हैं, उसमें उतना प्योरिटी नहीं होता जितना प्योरिटी आसुत जल में होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए, जो पीने वाला पानी होता है, कुछ और पॉइंट लिखे। जो पेय जल होता है, पेय जल का होता है आपका 200 से लेकर के 800 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर चालकता, है ना, इतनी इसकी चालकता होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में पूछता है तो 500 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर का ऑप्शन देता है ना। तो 500 इसके बीच का ही डाटा है, इसी के बीच का डाटा है पेयजल। और समुद्री जल का अगर पूछा जाए, कहाँ का? समुद्री जल का, तो ये होता है आपका 35,000 से 55,000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। इसका मतलब सर इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, तो हो ही सकता है यार, क्योंकि माइक्रो सीमेंस है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि माइक्रो जो है ना बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है ना। और जो खारा पानी होती है, खारा पानी का भी लिख लीजिए, खारा पानी का होती है ये 1500 से लेकर के 5000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये डाटा मैं क्यों आपको लिखा रहा हूँ? ये डाटा इसलिए लिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पूछता है कि आसुत जल में चालकता कितनी होती है। तो अगर ऑप्शन ये रहे ना मेरे भाई 1 से 2 माइक्रो सीमेंस वाला, तो आप इसको रखना, सही करना। अगर ऑप्शन 0% वाला है तो लगभग 0% वालों को सही करना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता दिया, मतलब कि कहीं से भी आपको निराश नहीं होने दूंगा। सवाल कितना भी घुमा करके आए, ऑप्शन कितना भी उटपटांग सा आए, हर तरीके से चारों तरफ से घूम फिर करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी को 60 एम्पीयर हावर पर अनुकूल किया जाता है। यदि इसे 1 एम्पीयर हावर औसत देना हो तो बैटरी कितने घंटे तक चलेगी यदि उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़े?
तो देखिए बहुत सिंपल बात है, 60 एम्पियर हावर की बैटरी की कैपेसिटी है और 1 एम्पियर औसत देना है, तो ये 60 घंटे तक चलेगी। अगर 2 होता तो 30 घंटे तक चलता, 4 होता तो 15 घंटे तक चलता, इस प्रकार से होगा। सौर सेल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन पढ़िए। सौर सेल अपनी अवस्थी के संदर्भ में बहुत संवेदनशील होते हैं, सही बात है। और सौर सेल जो है ये इसकी एबिलिटी भी कम है, लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी एबिलिटी है। संस्थापना लागत अधिक होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अधिक लगता है, और एक बार आप इंस्टॉल कर दिए ना तो ये फिर इसका खर्च कम है। तो ये तीनों बातें सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सेल जो होता है 0.3 से 0.5 या फिर 0.5 से 0.7 वोल्ट है ना, इसका ईएमएफ का मान होता है जो पर प्लेट होता है, जो पर प्लेट होता है। वह उपकरण जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए सीधे फोटोवोल्टेइक प्रभाव का प्रयोग करता है, जो अर्धचालक में स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है? देखिए डिटेल के तौर पर, यानी कि आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए, फीलिंग के लिए मैंने आपको एक फोटो दिखा रखा है। इस फोटो को देखिए, ये क्या है? हमारा सूर्य है। यहाँ से क्या निकल रहा है? एनर्जी। सूर्य के एनर्जी में कौन सी एनर्जी होती है? सूर्य के प्रकाश में बताइए, इसके प्रकाश में होती है फोटोन एनर्जी। क्या होती है? फोटोन एनर्जी। ये फोटोन एनर्जी इस प्लेट पर पड़ती है। ये प्लेट किसकी बनी है? अर्धचालक की। सर अर्धचालक में तो बहुत सारे अर्धचालक होते हैं, कौन सा? सिलिकॉन की। किसकी है? सिलिकॉन की ये बनी होती है। सिलिकॉन के प्लेट पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फोटोन एनर्जी जो है वो इसके अंदर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों को दे देती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया तो भैया इलेक्ट्रॉन तो एक जगह बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा? वो करेगा गति, वो चारों तरफ चक्कर लगाएगा। बीच में क्या है? देखिए एक पी प्लेट है, एक एन प्लेट है, दोनों अलग अलग प्लेट है। इसके बीच में एक क्या है? डिप्लेशन लेयर, जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये डिप्लेशन लेयर क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है कि ये पी को अलग कर देता है, यानी कि पी को अलग कर देगा, एन को अलग कर देगा, है ना। दोनों आयंस अलग अलग हो जाएंगे। अब जब अलग अलग हो जाएंगे तो ये देखिए इधर से क्या निकल रहा है? प्लस, और इधर से निकल रहा है निगेटिव, है ना। यहाँ पर आप लोड कनेक्ट कर दीजिए या बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। ये पूरा इसका प्रोसेस होता है, ये इसका पूरा क्या होता है? प्रोसेस होता है। इसको हम कहते हैं सौर सेल। इसको क्या कही जाती है बताइए? इसको कही जाती है सर सौर सेल। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे और डिटेल से ही करेंगे, है ना। जब आप बैटरी को ओवरचार्ज करते हैं तो क्या होता है? बैटरी को जब आप ओवरचार्ज करते हैं, कई बार हमारा फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है, फिर भी हम लगे रहने देते हैं, उस पर इतना ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब कि हम बैटरी को हम केयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब बैटरी के केयर के प्रति हम क्या हैं? लापरवाह हैं। तो बैटरी जब ओवर चार्ज करते हैं तो क्या होता है? अत्यधिक गैस निकलता है। क्या होता है? अत्यधिक गैस निकलता है। कौन सी गैस निकलता है सर? ये निकलता है आपकी हाइड्रोजन गैस। कैसी है इसकी नेचर? इसकी नेचर है कि ये ज्वलनशील है। ये क्या है? ज्वलनशील है। सर ये विद्युत का क्या है? तो ये है आपके विद्युत का कुचालक। इसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ये इसकी क्या है? इसका नेचर है। देखिए बहुत ही अलग प्रकार का सवाल है, बहुत ही अलग प्रकार का सवाल है। और ये सवाल किसका है? ये सवाल आई थिंक डीएमआरसी का है ना। ये सवाल डीएमआरसी के द्वारा पूछा गया है। वर्ष 2019 या 21 का है, नहीं 19 का नहीं है, जब का भी है डीएमआरसी का सवाल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर केबल की आवश्यक मानक रेटिंग क्या होती है बताइए। ऐसा सवाल अगर आ जाए तो आप तो बिल्कुल परेशानी हो जाएंगे, आप तो घबराई जाएंगे कि यार ऐसा तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम कहाँ पढ़ें। और वाकई में सिलेबस में नहीं है, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर केबल की मानक रेटिंग कितनी होती है? तो ये होती है 33
किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट। एक हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टेप डाउन कर लेते हैं और मशीन को हम दे देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की हाइट कितनी होगी, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, 750 mm से लेकर के 1200 mm। ये आप देखिए, ये एक टावर है, इस टावर में सारी सिस्टम लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक टावर है समझिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर चार्जर के लिए पॉइंटर है, इसकी हाइट पूछ रहा है आपसे, इसकी हाइट तो कितना है, 750 से 1200 mm इसकी हाइट। इससे कम रहेगी तो खतरा का कारण बन सकता है, इसीलिए है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। सौर पैनल फोटोन को इलेक्ट्रॉन में कैसे बदलते हैं, तो ये फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा बदलते हैं, ये कहानी मैंने बता रखा है पहले ही। पूर्ण चार्ज बैटरी पर हाइग्रोमीटर पर कितना पाठ्यांक होगा, तो 1280, यानी कि 1260 से 1280 के बीच में होता है ना। तो और इस समय जो इलेक्ट्रोलाइट होगा बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वो डेंसिटी अधिक होगा, इसका जो घनत्व है वो कैसा होगा, उच्च होगा, और ये कैसा होगा, गाढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ना। तो ऑप्शन अधिक वाला रखिए। अब 1290 रहता तो हम 1290 तक नहीं जाते, क्योंकि 1290 तक जाता ही नहीं है ना। 1260 से 40 से लेकर के 80 तक ही जाता है। बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की विधि क्या है, करंट रेटिंग में वृद्धि करना है। अब चित्र तो आपके सामने है, देखिए एक बैटरी है, अब वो एम्पियर बढ़ाने वाला चित्र मुझे नहीं मिला तो मैं वोल्टेज बढ़ाने वाला ही ले आया। देखिए इसको हमने किस में जोड़ा है, इसको हमने जोड़ा है श्रेणी में, किस में जोड़ा है, श्रेणी में, और ये जुड़ा है समांतर में। तो हमने क्या किया, बैटरी को समांतर में जोड़ा तो वोल्टेज नहीं बढ़ा, वोल्टेज नहीं बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, इसमें धारा बढ़ेगी, है ना। तो समांतर में क्या बढ़ती है, धारा बढ़ती है। श्रेणी में हमने जोड़ा तो हर एक सेल 1.5 वोल्ट का है, 4 सेल है, 15 चौके 60 यानी कि 6 वोल्ट। तो श्रेणी में क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। तो समांतर में हमें करंट बढ़ाने की आवश्यकता है। शुद्ध पानी बिजली का सुचालक है या कुचालक है, तो ये बुरा सुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर के रूप में काम करता है। अब यहाँ से देखिए, वही ऑप्शन मैंने दिया था ना आपको, 1 से 2 माइक्रो सीमेंस। तो 1 से 2 माइक्रो जो शब्द है ना, ये बहुत छोटी शब्द है ना, बहुत छोटी शब्द है, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए प्योर वाटर जो होता है ये 0.05 माइक्रो सीमेंस, जो कि 0 के बराबर है, ठीक। डिस्टिल्ड वाटर यानी आशुद्ध जल का कितना होता है, 2 होता है, माइक्रो में है, तो ये माइक्रो भी 0 के बराबर ही है, समझिए ये 0 के ही बराबर है। रेन वाटर यानी कि वर्षा का पानी 50 माइक्रो सीमेंस, टैप वाटर 200 से 1000 माइक्रो सीमेंस, है ना। रिवर वाटर 400 माइक्रो सीमेंस, यानी कि नदी का पानी। टाइपिकल का मतलब क्या हो गया, नदी का सामान्य पानी, ठीक है। रिवर वाटर ब्रैकिश से मतलब खारा पानी, खारा पानी, यानी कि जो नदी का खारा पानी है उसका 5000, कितना, 5000, वही 1500 से 5000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, है ना। सी वाटर इसका होगा आपका 33000, ठीक है ना, 33000 से, वही 15000 से 35000 मैंने बताया था, तो ये 33000 सीमेंस। सी वाटर ओपन सी, है ना। ये कोस्टल का मतलब होता है कि जो समुद्र है, समुद्र के किनारे जो पानी है उस पानी का अलग सुचालकता होगा। और ओपन सी जो है 40000 से 50000 माइक्रो सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। तो ये डाटा आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम सोल्डरिंग का प्रयोग नहीं करते, सोल्डरिंग में सोल्डर का यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमने उस पर करंट हमने दिया तो H2 आयंस अलग हो जाएंगे, SO4 आयंस अलग हो जाएंगे। SO4 माइनस आयंस है तो माइनस आयंस
प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और पॉजिटिव आयंस माइनस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, क्योंकि चार्ज जो होता है अलग अलग नेचर के चार्ज आपस में क्या होते हैं, खींचते हैं अपने आप को, और सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो वो आपस से दूर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आयंस गति करने लगते हैं, है ना। और गति करने के लिए क्या होता है, जैसे ही गति होता है वैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होना चालू हो जाता है ना। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापा जाता है, तो ये हाइड्रोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता मापी जाती है। क्या मापते हैं, दूध की क्वालिटी, कि दूध किस क्वालिटी की है। बैरोमीटर यानी कि वायुमंडल का दाब, वायुमंडल में एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापेंगे, ठीक है। सेल टेस्टर से मापेंगे सेल की यानी कि बैटरी की स्थिति, कि बैटरी के अंदर कितना चार्ज है, बैटरी के अंदर कितना चार्ज स्टोर है ना, और बैटरी की कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन अच्छी है तो फिर हम बैटरी को लोड से कनेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चार्जिंग के दरमियान लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति क्या होती है, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, यानी कि गाढ़ा हो जाता है। और सिर्फ मजबूत ही नहीं, इसका विशिष्ट गुरुत्व, इसका जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 1220 या 30 से 1280 के बीच हो जाता है ना। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, गाढ़ा हो जाता है। ग्रेविटी डेंसिटी कैसी होती है, डेंसिटी उच्च हो जाती है। कैसी होती है, उच्च हो जाती है। तो ये सारे चीज़ें हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक लेड एसिड बैटरी को लंबे समय के लिए डिस्चार्ज अवस्था में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप छोड़ते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बढ़ जाएगा, ये चार्जिंग के दरमियान होता है। टर्मिनल नष्ट हो जाएगा, ये भी नहीं है। एसिड का वाष्पीकरण हो जाएगा, नहीं होगा। प्लेट सल्फेट बन जाएगी, प्लेट क्या बन जाएगी, सल्फेट बन जाएगी। इसमें एक परत जम जाएगा जिससे चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा और बैटरी कुल मिलाकर के खराब हो जाएगी। इसलिए बैटरी को कभी भी लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में नहीं रखना चाहिए। 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 एम्पीयर हावर निर्देशित एक बैटरी से 10 घंटे के लिए लगभग कितना एम्पीयर करंट प्राप्त किया जा सकता है ना। सवाल को ज़्यादा घुमाए फिराए नहीं गया है, बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया है। देखिए 3 एम्पीयर हावर, ये 3 एम्पीयर हावर ये हो गया और 10 हावर ये हो गया, है ना। हावर से हावर कट गया, कितना हो गया, 0.3 एम्पीयर। बताइए, ऑप्शन नंबर बी मिल गया ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑटोमोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार के जनरेटर को वरीयता दी जाती है, यानी कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक मिला दिया। देखिए हम जनरेटर को जब पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के जनरेटर पढ़ते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, और कंपाउंड में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल। तो यहाँ पर जनरेटर से डायरेक्ट कहाँ पर फेंक दिया, बैटरी में। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए शंट जनरेटर का यूज करते हैं। किसका, शंट जनरेटर का। वो भी 3 किलोवाट वाली, 3 किलोवाट वाली, है ना, 3 किलोवाट वाली जनित्र का हम प्रयोग करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। यदि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट के ऊपरी स्तर से कम होता है तो निम्न में से क्या होगा। बैटरी की टोटल कैपेसिटी घट जाएगी, सही बात है। लाइफ टाइम में फर्क पड़ेगा। ओपन प्लेट लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी, सूख जाएगी। कुल मिलाकर के ऑप्शन जो है ये डी ही कंप्लीट सही होगा, है ना। जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः आवेशित हो जाती है तो उसके प्लेटों का रंग कैसा हो जाता है, बताइए। ये गहरा भूरा यानी कि ग्रे कलर का हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। हाइड्रोमीटर में अगर हाइड्रोमीटर की रीडिंग 1.26 दिखा रहा है तो लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या होगी, ये पूर्णतः चार्ज होगा, पूर्णतः चार्ज होगा, है ना, पूर्णतः क्या होगा, चार्ज होगा। अगर डिस्चार्ज की कंडीशन हो तो 1.10 से 1.14, है ना, ये दिखाएगा आपका हाइग्रोमीटर। मीटर से रीडिंग मिलेगी आपको, मीटर से क्या मिलेगा, रीडिंग दिखेगी, है ना, ये चीज़ें हैं। बैटरी की स्थिर वोल्टता आवेशन विधि में विसर्जन से पूर्ण आवेशित स्थिति में धारा आवेशन कैसा होगा। धारा आवेशन कैसा, आवेश के समय अनुसार अनुपातिक क्रम में बदलता है,
है ना, या स्थिर रहता है या वृद्धि होता है। वोल्टता आवेशन विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज स्थिति में धारा आवेशन क्या होता है, स्थिर रहता है, क्योंकि ये स्थिर वोल्टता आवेशन विधि है, स्थिर वोल्टता आवेशन विधि है। यानी कि एक होता है स्थिर करंट वोल्टता आवेशन, स्थिर करंट आवेशन विधि, एक होता है स्थिर वोल्टता आवेशन विधि। यानी कि वोल्टेज को हम कांस्टेंट करेंगे। अब एक बात समझिए, वोल्टेज को हम कैसे कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं। वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, प्रतिरोधक। ये प्रतिरोधक क्या करता है, वोल्टेज को नियत रखता है। ये क्या करता है, ये वोल्टता को कांस्टेंट रखता है ना, वोल्टता को ये कांस्टेंट रखता है। अब देखिए हम कैसे चार्ज करते हैं, हमारे पास क्या है, यानी कि 2 वोल्ट की 6 सेल है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी हम एक तैयार कर रखे हैं। 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास इनपुट में कम से कम 15 वोल्ट होना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस 3 वोल्ट हमें ले करके चलना पड़ेगा। तो हर 2 वोल्ट के लिए, 2 वोल्ट के लिए कितना, 2.3, यानी कि हर 2 वोल्ट के लिए अगर 2 वोल्ट की सेल है तो उसको चार्ज करने के लिए कम से कम 2.3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट इनपुट वोल्टेज चाहिए। इतना वोल्टेज रहेगा तब हम उसको चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं, अन्यथा चार्जर उठाएगा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि घरों में हम चार्ज करते हैं तो बैटरी हमारी चार्ज उठाती ही नहीं है, लोड ही नहीं उठाती, क्योंकि वोल्टेज का मान कम है। बैटरी की कैपेसिटी से ही अगर इनपुट वोल्टेज का मान कम है तो फिर कभी चार्ज नहीं होगा, कभी भी चार्ज नहीं होगा, लोड ही नहीं उठाएगी। इसलिए 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 15 वोल्ट का इनपुट सप्लाई देंगे। यहाँ से हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं, जो 250 वोल्ट को डायरेक्ट 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट, है ना, इस प्रकार से ये कन्वर्ट कर देती है। एक रोटरी स्विच के माध्यम से हम वोल्टेज को हम अपने अनुसार सेटल करते रहते हैं, है ना। तो 12 वोल्ट में हम 15 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसमें वोल्टेज स्थिर रहेगा। किसके वजह से, प्रतिरोधक लगा है, ये प्रतिरोधक वोल्टेज को कांस्टेंट करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में देखिए, है ना, जब हम बैटरी को प्रारंभ करते हैं चार्ज करना, तो प्रारंभ में जो बैक ईएमएफ है इसका मान क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसलिए करंट इसमें अधिक फ्लो होगा। और यही जब करंट अधिक फ्लो होगा तो बैटरी चार्ज होगी। फिर अंतिम में, है ना, अंतिम में यानी कि जब बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है उस समय बैक ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे करंट हमारी लगभग 0 एम्पियर के बराबर हो जाती है। यानी कि अब सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि जो वोल्टेज है वो तो स्टोर हो गया, तो करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कंडीशन होती है। इस पर सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टता परास कितना होगा, तो 0.5 से 0.7, तो 7 वाला सही है। वैसे 5 भी सही कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं इसमें, है ना। शुष्क सेल में साधारण रूप से प्रयोग किया जाने वाला विध्रुवक निम्नलिखित में से कौन सा है। विध्रुवक कौन सा होता है, MnO2 इसमें प्रयोग किया जाता है। MnO2 का काम ये है कि जब बैटरी में धारा का प्रवाह होता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैसों का बुलबुला निकलता है ना। ये बुलबुला इलेक्ट्रोड पर जाकर के चिपक जाता है उसके चारों तरफ, इस प्रकार से ऐसे चिपक जाएगा, है ना। और जब ये चिपक जाएगा तो एक लेयर बना लेता है, तो धारा का प्रवाह यहाँ से होना बंद हो जाता है। जब धारा का प्रवाह होना बंद हो जाएगा तो बैटरी काम करना बंद कर देगी। इसलिए इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले को हम क्या करते हैं, MnO2 की मदद से हम इसको दोबारा पानी बना देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, दोबारा पानी बना देते हैं। ये रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस की मदद से हम दोबारा पानी बना देते हैं, है ना। और दोबारा पानी बन जाता है तो फिर वही पानी हमारा काम में आ जाता है ना। तो इस प्रकार से MnO2 जो विध्रुवक यानी कि पोलराइजेशन का काम करती है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला देखिए, निकिल लोहे सेल में प्रयुक्त सामान्य विद्युत अपघट्य है। निकिल आयरन सेल में
कास्टिक पोटास, इसको क्या कही जाती है? कास्टिक पोटास या निकिल, या फिर निकिल निकिल हाइड्रॉक्साइड है ना, निकिल हाइड्रेट है ना, निकिल हाइड्रेट, ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। निकिल लोहे सेल, निकिल आयरन सेल जो होते हैं, देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हमने क्या किया है, चेंज करके इस जगह पर निकिल कैडमियम सेल बनाया है। और जो कैडमियम पदार्थ है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होता है। एक न्यूमेरिकल है कि एक संचायक सेल का एम्पियर घंटा दक्षता इतना है, डिस्चार्ज करने के दौरान औसत टर्मिनल वोल्टेज इतना वोल्ट है और चार्ज करने के दरमियान औसत टर्मिनल वोल्टेज इतना है, तो वाट घंटा दक्षता क्या होगा? देखिए आपको वाट घंटा दक्षता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है कि डिस्चार्ज के समय एम्पियर हावर दक्षता बटा चार्ज के समय एम्पियर हावर दक्षता कितना होगा, है ना। तो डिस्चार्ज के समय कितना है? 2.1 वोल्ट और चार्ज के समय 2.55। तो अब भाग तो जाएगा नहीं, नीचे बड़ी संख्या है तो 0 बार भाग जाएगा, 0.8 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। निकल कैडमियम सेल में भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सेम ही होता है, कास्टिक पोटास इसमें भी होता है निकल कैडमियम सेल में, है ना। और विद्युत अपघटन में अगर विद्युत अपघट्य से होकर बहने वाली धारा 2 गुनी हो जाए तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? आपको याद दिलाऊं मैं, फैराडे का प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि M बराबर आई टी, जेड तो बाद में आता है, M बराबर आई टी, है ना। फिर आता है M बराबर, सॉरी यहाँ आएगा M आई टी, ठीक है। अनुपात जब हटेगा तब M बराबर जेड आई टी आता है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बहने वाली जो करंट है इसको 2 गुनी कर दिया, तो I 2 गुनी है तो जो मुक्त हो रहे हैं आयंस वो भी 2 गुना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना, आंसर हो जाएगा 2 गुना। जो Z है ये क्या है? रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक ये बताता है कि अगर आप 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड तक देते हैं तो 1 ग्राम का आयंस यानी कि 1 ग्राम का पदार्थ मुक्त होगा। और ठीक है ना, 1 ग्राम का जो 1 ग्राम द्रव्यमान का जो पदार्थ है वो मुक्त होगा। मतलब कि चांदी के ऊपर सोने का परत चढ़ाएंगे तो सोने का परत 1 ग्राम मुक्त होगा जो कि चांदी पर जाकर के चढ़ेगा, है ना। इसका मतलब ये होता है। लेड एसिड सेल को आवेशित किया जाता है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। और SiL बैटरी में S का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है और I का मतलब क्या है? बताइए। SLI का मतलब क्या है? S का मतलब स्टार्टिंग, L का मतलब लाइटिंग और I का मतलब इग्निशन। मतलब कि आपके पास अगर एक इंजन है, उस इंजन में बैटरी आप लगा रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा? उसका प्रोसेस ये होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए बैटरी को सप्लाई आप देंगे, बैटरी से सप्लाई इंजन तक देंगे, तो सबसे पहले आपकी इंजन होगी स्टार्ट। बाइक आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद बाइक का आप हेडलाइट जलाएंगे तो बाइक का पहले लाइट जलेगी। अब तो ऑटोमेटिक लाइट आ रही है, इंजन स्टार्ट की लाइट भी स्टार्ट। और इग्निशन का मतलब चिंगारी पैदा करना जिससे लाइट जनरेट होगा, है ना, जिससे लाइट स्पार्क होगा। तो ये होता है SLI का मतलब। 40 नंबर का सवाल है कि बैटरी चार्ज करने के प्रक्रिया के दौरान 6 घंटे के अवधि में बैटरी में 10 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की रैखिक वृद्धि होती है। यानी कि जब चार्ज आप करते हैं 6 घंटे के अवधि में तो 10 वोल्ट से 12 वोल्ट हो जाता है, यानी कि 2 वोल्ट चार्ज हो जाता है। चार्जकारी वोल्टता 15 वोल्ट है,
यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी को आप चार्ज करने के लिए आपको 15 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा। एक श्रेणी संयोजित प्रतिरोधक को 1 एम्पीयर स्थिर धारा बनाए रखने के लिए निरंतर एडजस्टेबल किया जाता है प्रतिरोध के द्वारा। आदर्श आवेशन सोर्स तथा आदर्श बैटरी मानते हुए तंत्र की क्षयित ऊर्जा कितनी होगी। अब देखिए इसको कैसे आपको ज्ञात करना है। बहुत तुच्छ सा सवाल है, बहुत लल्लू पंजू सा इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि परिवर्तनकारी वोल्टता, तो परिवर्तनकारी वोल्टता को हम किस में लिखेंगे, डेल वी में। तो 10 वोल्ट से 12 वोल्ट हो जाता है, यानी कि 2 वोल्ट का परिवर्तन हो गया। और समय कितना है, टी बराबर कितना है, टी बराबर है 6 आवर। और धारा इसमें कितना प्रवाहित हो रही है, आई, तो आई प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर। अब जो क्षयित ऊर्जा है ना, क्षयित जो ऊर्जा है, क्षयित ऊर्जा ई बराबर क्या होगा, डेल वी गुणे घंटा गुणे एम्पियर बराबर 2 गुणे 6 गुणे 1 बराबर 12, कितना होगा 12 वाट हावर। ठीक है, तो अब 12 का तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। 12 रहता तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। विद्युत अपघटन के दौरान किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्य पदार्थ को मुक्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा कितनी होगी। मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने एक जार लिया, ये जार है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया। इस इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है ना, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है ना, H2SO4 भरा हुआ है। अब ये वाला जो हमारा टर्मिनल है, ये मान लीजिए ये कैथोड है, ये कैथोड है यानी कि निगेटिव टर्मिनल है, ये एनोड है, एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये मान लीजिए एनोड सोने की बनी है, सोना है, ये सोना की है, और ये है मान लीजिए चांदी। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो क्या होगा कि सोना का परत चांदी के ऊपर चढ़ाना है, तो उस केस में अगर 1 ग्राम सोना का परत चांदी में चढ़ाना है तो कितना हमें आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें 9,600 कितना होगा, 96,500 कुलाम है ना, प्रति ग्राम, कुलाम प्रति ग्राम। यानी कि 1 ग्राम का परत मुक्त करना है तो हमें 96,500 कुलाम का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें कितना देना पड़ेगा, 96,500 कुलाम का चार्ज देना पड़ेगा। तो इसको याद रखिएगा, जब मैं पढ़ा रहा था तो 1 जीरो और बता दिया था आपको, है ना, तो 1 जीरो उसको माइनस कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर में पहले से ही है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आ गया समझ में। एक बैटरी बनाने के लिए 4 वोल्ट की 4 सेल, अब इसको समझिएगा, जब तक नहीं समझेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बैटरी बनाने के लिए हमने 4 वोल्ट की 4 सेल लिया। ठीक है, जब सेल को एक से अधिक संख्या में जोड़ देते तो वो बैटरी बन जाता है, जिसके प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 400 ओम है। हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है कितना, R का मान कितना है, 400। कितनी बैटरी है, टोटल बैटरी कितनी है, तो टोटल बैटरी है आपकी, टोटल सेल है 4। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी कि R अगर आप निकालेंगे, RT टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो N/R से निकालेंगे। बैटरी के इसमें सेलों की संख्या कितनी है, 4 है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 400, तो ये कितना हो गया, 100 ओम, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुल मिलाकर के कम हो गया। ठीक, और इसको समांतर में हमने जोड़ा है, इसलिए रेजिस्टेंस कम हुआ है। यदि 1 एम्पियर संबंध भार से प्रवाहित हो रहा है तो भार का प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि R बराबर V/I होता है। हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया। वोल्टेज कितना है, समांतर में हमने जोड़ा है, तो समांतर में वोल्टेज जुड़ता नहीं, वोल्टेज उतना का उतना ही रहेगा, तो 4 का 4 ही रहेगा। करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो कितना हो गया, 4 ओम। बताइए
ये इसका आंसर है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, है ना, बहुत आसान था। कार्बन जिंक सेल, मरकरी सेल, कौन कौन से सेल हो गए? कार्बन जिंक सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल है। ये तो सारे प्राइमरी सेल हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी सेल हैं, है ना, ये उसी के एग्जाम्पल हैं। निकल कैडमियम सेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी निकल कैडमियम की बात करें या निकल आयरन की बात करें, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम होता है, कास्टिक पोटास या निकल हाइड्रेट, है ना, ये है कास्टिक पोटास, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास ही कहिए। और विद्युत वाहक बल इसका 1.2 वोल्ट होता है ना, ये 2.1 वोल्ट गलत है, 1.2 वोल्ट तो सही है, लेकिन H2SO4 ये लेड एसिड सेल में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला, अल्कलाइन सेल की क्या विशेषता होती है? हाई रेट पर चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप, है ना। इसकी निपुणता लेड एसिड सेल से अधिक होती है, कहाँ से होती है? इसकी औसत EMF अधिक होती है, हाँ, औसत EMF अधिक होती है अल्कलाइन सेल की। और ये जिंक कार्बन सेल की तुलना, कार्बन जिंक सेल, जो कार्बन जिंक सेल है, कार्बन जिंक सेल से ये तुलना करने पर ये इसकी औसत EMF अधिक होती है। किससे आप तुलना करेंगे? कार्बन जिंक सेल से, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी सेल हैं, है ना। लास्ट सवाल आज के क्लास का है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय वस्तु को सदैव किस स्थान पर बांधा जाता है? तो वस्तु को सदैव यहाँ पर बांधा जाता है। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था, ये देखिए, चांदी पर अगर सोने की परत चढ़ाना है तो चांदी को किस पर बांध रहे हैं हम? कैथोड पर, यानी कि माइनस वाले पे बांध रहे हैं। तो हम कहाँ बांधेंगे? हम कैथोड पर बांधेंगे। हम कहाँ पर बांधेंगे? कैथोड पर बांधेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैथोड इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, सारे सवाल हो गए दोस्तों, 46 सवाल था, है ना, और कोई ऐसा नॉर्मल सवाल नहीं था, सभी सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा से ज़्यादा है पूछने की। अब जिसने भी शुरू से लेकर के अंतिम तक क्लास को देखा, वो तो बैटरी से रिलेटेड कितना भी घुमा फिरा करके सवाल आएगा वो कर ही जाएगा, और जिसने नहीं देखा वो तो पीछे रह जाएगा। इसलिए समय निकाल करके आप लोग देखिए, सारे सवाल मिल चुके हैं। अब देखिए, इनका PDF भी आपको ऐसे ही हूबहू, देखिए कुछ चीज़ मिटा है, नहीं मिटा है ना, तो ये सभी आप लोग को हूबहू इसका सॉल्यूशन का नोट PDF मिल जाएगा। और बहुत ज़रूरी PDF होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे बाद में उसको रिवीजन के टाइम पे देखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इतना सेंसिटिव होते हैं अपने तैयारी को लेकर के कि इसका PDF निकलवा डालते हैं। मेरे भाई 46 पेज का PDF निकलवाएंगे, फोटोकॉपी निकलवाएंगे, अगर 1 रुपये के हिसाब से भी लिया तो 46 रुपये लगेगा। एक क्लास में आप 46 रुपये खर्च कर रहे हैं और डाटा का खर्च अलग से है। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करिए, मोबाइल में इसको देखिए, मतलब PDF लेके क्या करें, डाउनलोड करवा के क्या करेंगे, इसका प्रिंट निकलवा के, ठीक है ना। तो बाकी आप खुद समझदार हैं। और ये सेशन का फीडबैक आप लोगों को ज़रूर देना है। शुरू में मैंने किया था दोस्तों, कहा था कि मुझे प्यार मिले या ना मिले, मुझे प्यार देना या ना देना, लेकिन इस सेशन को प्यार बहुत देना, क्योंकि तैयार करने में ना दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा है। और आँखों से दोस्तों आंसू निकल रहे हैं दर्द में, है ना, आँखों में सूजन आ गया है, नीचे नीचे काले घेरे पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेहनत को बेकार मत जाने देना, आप लोगों के लिए मेहनत हो रहा है। अगला क्लास हमारा 6 अगस्त को होगा, और फिर 6 अगस्त को हम फिर से अपने फाउंडेशन बैच को शुरू करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास होगा। और वो जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से इसी प्रकार से 1 शॉट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।